नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून को मतगणना का कार्य संपन्न होगा, जिसको लेकर जनपदीय उच्चाधिकारी सुदृढ़ व्यवस्था प्रबंध में जुटे हुए हैं। ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि 68 लालगंज के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं की मतगणना भारतीय खाद्य निगम चकवल में और 69 आजमगढ़ के अंतर्गत आने वाली कुल 5 विधानसभाओं की मतगणना भारतीय खाद्य निगम बेलेसा में संपन्न होगी। मतगणना स्थल तैयार है। प्रत्येक विधानसभा में कुल 14 टेबल और प्रत्येक टेबल पर 4 मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रत्येक टेबल पर एक ARO प्रभारी होंगे तथा प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा 2 मतगणना सहायक रहेंगे। 69 आजमगढ़ लोकसभा में 20 गणना टेबल एवं एक RO टेबल, 3 रिजर्व टेबल लगाई जाएगी तथा 68 लालगंज में 18 गणना टेबल, एक RO टेबल एवं 3 रिजर्व टेबल लगाई जाएगी। इसके अलावा मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। लालगंज सुरक्षित सीट की गणना FCI भारतीय खाद्य निगम के गोदाम चकवल स्थित गोदाम में होनी है। वहां पर 5 विधानसभाओं क्रमशः 343 अतरौलिया, 348 निजामाबाद, 349 फूलपुर पवई, 350 दीदारगंज और 351 लालगंज की गणना के लिए मतगणना हॉल तैयार कराए जा रहे हैं। और 69 आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं क्रमशः 344 गोपालपुर, 345 सगरी, 346 मुबारकपुर, 347 आजमगढ़ और 352 मेहनगर की गणना भारतीय खाद्य निगम के बेलैसा स्थित गोदाम पर होनी है। सर, कितने कर्मी लगाए गए हैं और कितने टेबल? इसमें प्रत्येक विधानसभा में मतगणना करने के लिए, मशीनों की मतगणना करने के लिए 14 टेबल रहती हैं। प्रत्येक टेबल पर 4 कार्मिक लगाए जाते हैं, जिसमें एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा एक चतुश्रेणी कार्मिक रहते हैं। तो इस हिसाब से यही व्यवस्था सभी विधानसभा क्षेत्रों में की गई है। इसके अतिरिक्त जो पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए है, उसकी टेबल की संख्या कुल प्राप्त डाक मतपत्रों पर निर्भर करती है। प्रत्येक टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट गिनने के हिसाब से टीमों की व्यवस्था की गई है। और अभी जो प्रस्तावित है वो आजमगढ़ 69 आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए 20 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती और 12 टेबल पर AT-PBS की स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार 68 लालगंज के लिए 19 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती और 60 टेबल पर AT-PBS की स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है और सर, कब तक रुझान आना चालू हो जाएगा? सुरक्षा को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के क्रम में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा रहेगा मतगणना स्थल पर। आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके जिम्मे है। द्वितीय जो मीडियम श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है वो PAC द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और बाहर की सुरक्षा जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। मीडिया के लिए क्या व्यवस्था है सर? कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी? जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी मतगणना स्थलों पर एक एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाए, तो हम लोगों ने मीडिया सेंटर की स्थापना दोनों मतगणना केंद्रों पर की है। वहाँ पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो प्रत्येक चक्र में जो मतगणना होगी कैंडिडेट वाइज उसका डाटा उपलब्ध कराएंगे। रुझान कब से आना स्टार्ट हो जाएगा? जुलूस पे क्या प्रतिबंध है? रुझान के संबंध में तो देखिए, जब मतगणना एक बार शुरू होगी तब फिर जैसे जैसे चक्र डिक्लेयर होते जाएंगे उस हिसाब से आप लोगों को उसका डाटा उपलब्ध कराया जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट किस चक्र में मिले हैं। तो उससे आप रुझान का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद किसी भी प्रत्याशी या दल को विजय जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। धारा 144 जनपद में लागू है, जिसमें भी विशेष रूप से इस तरह के किसी भी जुलूस को बिना अनुमति के निकालने के लिए मनाही दी गई है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा हेतु जनपद में किए गए कार्यों की प्रगति के संबंध बैठक आहूत की गई। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्य को समयांतर्गत पूर्ण कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि रोड रेनस्टिटमेंट पर तत्काल ध्यान दे, जिस भी स्कीम पर पंप लोवरिंग कंप्लीट हो गई है वहां रेगुलर वाटर सप्लाई करवाए, जिससे ग्रामवासियों को गर्मी में पानी पहुंचाया जा सके। टैंक की प्रगति बढ़ाते हुए पंप हाउस की भी प्रगति बढ़ाए। उन्होंने सभी एजेंसीज को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मैनपावर को बढ़ाए, ट्रायल एंड रन की प्रगति बढ़ाए, जितने जगह बोरिंग पेंडिंग है तत्काल प्रभाव से काम लगाते हुए प्रगति बढ़ाए, हाउस कनेक्शन की प्रगति बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी व पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें हर घर नल से जल के कार्य से संतृप्त हो चुके ग्रामों का प्रमाण पत्र लेकर पोर्टल पर अपलोड करें। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने ब्लॉक के प्रत्येक कार्यस्थल का प्रतिदिन निरीक्षण करें तथा फर्म द्वारा बताए गए कार्यों को सत्यापित करें। इसके साथ ही साथ सभी बीडीओ ब्लॉक स्तर पर बैठक कर जनसामान्य से फीडबैक भी लें। आज की मीटिंग जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए थी और समीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे कि सबसे पहले तो ये भीषण गर्मी में जो हम लोग का जो कार्य चल रहा है उससे मैक्सिमम जनता को लाभ मिले, इसलिए जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि जितने भी गांव में जितनी भी स्कीमों में हमने जो है पंप लोवरिंग कर दी है उसको 100% पानी चलाना शुरू करें, पहली चीज़, जिससे कि ग्रामीण वासियों को तत्काल लाभ शुरू हो। और दूसरा, जहां भी हमारी सड़कें खुदी हैं उसको जून से आखिर में 100% रीस्टेट कर दिया जाए। अब तक 72% काम हो गया है और शेष कार्य भी दिसंबर से पूर्व 100% करने का प्रयास है। आजमगढ़ में अलग अलग हादसे में आधे घंटे के अंदर 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों भाई विफई और सुनील महाराजगंज स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। विफई 2 साल से बीमार चल रहा था, जिसकी गर्मी बर्दाश्त न कर पाने से मौत हो गई। इधर भाई की मौत की खबर मिलते ही सुनील साइकिल से अपने घर के लिए निकला। रास्ते में मां चंद्रावती कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन ने सुनील को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। अतरौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों सगे भाइयों की आधे घंटे के भीतर मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी सुमन और गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक दोनों युवकों के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। जिले के अतरौलिया के पवनी गांव के रहने वाले विफई उर्फ विनोद शर्मा और सुनील शर्मा की अलग अलग हादसे में मौत हो गई। विफई, सुनील, आनंद, हनुमान 4 भाई थे। दूसरे नंबर के भाई की मृत्यु 2 साल पहले बीमारी के चलते हो गई थी। विफई और सुनील दोनों महाराजगंज स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। विफई 2 वर्ष से बीमार चल रहा था, जो इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विफई की मौत हो गई। भाई के मौत की जानकारी मिलते ही दूसरा भाई महाराजगंज से साइकिल से अपने घर आ रहा था। इसी दौरान मां चंद्रावती कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार सुनील को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर लगते ही सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं
इस बारे में कप्तानगंज थाने की पुलिस का कहना है कि मृतक के इकलौते भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त की जा चुकी है। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। जनपद में एक दिल दहलाने वाली घटना घट गई। बरदह थाना क्षेत्र के उद्यामवा गांव में बीती आधी रात के बाद चारपाई पर घर के बाहर सोए 55 वर्षीय उदयराज राजभर पुत्र स्वसमयी की बाका से गला रेत कर हत्या कर दी गई। उदय अपने 5 वर्षीय नाती सागर निवासी जौनपुर के साथ चारपाई पर सोया था। आधी रात के बाद जब सोते समय ही उदयराज पर हमला हुआ। उदयराज छटपटाने लगा और जूझने लगा। इसमें वह गिर गया। खून के छींटे नाती पर भी पड़े। आवाज सुनकर नाती जग गया और शोर मचाने लगा। हमलावर नाती को छोड़कर मौके से भाग गए। वहीं सूचना के बाद थोड़ी देर में ही पुलिस मौके पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर थाने पर पहुंच गई। सुबह पुलिस ने मृतक के भाई छविराज की तहरीर पर मृतक के दामाद महेंद्र राजभर पुत्र स्व रामजतन व रंगीले राजभर निवासी कोहड़ा थाना पवई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उदयराज की एक पुत्री सीमा की शादी पवई थाना क्षेत्र के कोहड़ा में महेंद्र राजभर के साथ 2 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन किसी कारण से विवाद हो गया था। मार्टिनगंज स्थित चितारा महमूदपुर स्थित मंदिर पर पंचायत भी कुछ दिन पहले हुई थी। बरदह थाने पर पीड़िता ने तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इसको पवई थाने का बात कर रफा दफा कर दिया था। पीड़िता का आरोप था कि उसका पति ही उसकी फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक पर वायरल कर रहा है। इन्हीं सब विवाद के बीच हत्या हो गई। घटना को लेकर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि गुरुवार रात करीब 11:30 के करीब बरदह थाना क्षेत्र के उद्यामवा गांव में महेंद्र राजभर और रंगीला नामक युवक ने उदयराज राजभर की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि महेंद्र राजभर उदयराज का दामाद है। महेंद्र का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। ससुर उदयराज ने दोनों को अलग अलग करने की बात कही और मंदिर में जाकर पैसे के लेन देन का भी समझौता हो गया था। इस बात से महेंद्र काफी नाराज था। महेंद्र ने उदयराज पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 178/24 धारा 302 व 34 IPC का दर्ज किया गया। मौके पर फोर्स तैनात है। शांति व्यवस्था कायम है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाई हैं तो उनकी लड़की की शादी किए थे, तो वहाँ पे तोड़-तोड़ा हो गया था 2 दिन पहले। तो फोन पे भी धमकी देते थे कि हम घर पे आके काट देंगे, मार देंगे। आज ही रात में आके वो गला यहाँ से काट दिया पूरा। कौन? कोई उनका दामाद, हमारे भाई का। क्या नाम था आपके भाई? उदयराज। कितनी उम्र थी? 50। परिवार में कौन कौन है? 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के उनके पास। तो घटना दामाद ने आपकी की? हाँ। 11:30 बजे ग्राम उद्यावा थाना बरदह अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर महेंद्र राजभर व रंगीला, इन दोनों ने उदयराज, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनके ऊपर हमला किया और धारदार हथियार से, और इनकी मृत्यु हो गई। महेंद्र जो है वो दामाद है उदय राजभर का। महेंद्र और उसकी पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो गए थे और उदय राजभर ने दोनों के संबंध अलग अलग करने की बात करी थी और मंदिर में जाके पैसे का लेन देन का भी समझौता हो गया था। इस चीज़ से शुद्ध होकर महेंद्र ने उदयराज पर हमला किया और इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 178/24 धारा अंतर्गत 302 व 34 IPC का कायम किया गया। मौके पर फोर्स तैनात है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस को बनाने वाली कार्यदायी संस्था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का पावर प्लांट अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार स्थित बसावन पट्टी में लगा हुआ है। वहां के किसानों की उपजाऊ खेत की मिट्टी 3 वर्ष के लिए लीज पर ली गई थी।
कार्य समाप्त न होने की दशा में 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर 2024 तक का फिर से अनुबंध किया गया और शर्तों के अनुसार बढ़े हुए समय का भुगतान जनवरी माह में ही अग्रिम रूप में करना था, मगर कार्यदायी संस्था द्वारा 30 मई 2024 तक का भुगतान किया। जितने समय का भुगतान हुआ वह समाप्त हो गया, मगर अब भी कार्यदायी संस्था का काम उक्त जमीन पर चल रहा है। ऐसे में बकाया भुगतान को लेकर किसान कंपनी के अधिकारियों से पिछले कुछ महीनों से मांग कर रहे थे, मगर कंपनी के अधिकारियों ने काम समाप्त होते देख वे लगातार किसानों की मांग को अनसुना कर दे रहे थे। शुक्रवार को किसान आक्रोशित होकर पावर प्लांट पर पहुंचकर कार्य को रुकवा दिया। काम रुकवाने की सूचना जैसे ही दिलीप बिल्डकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर हरिहर सिंह को हुई तो हरिहर सिंह व SN सिंह तथा स्थानीय पुलिस पहुंचकर किसानों को लिखित आश्वासन देकर किसानों को शांत कराए। बसवन्ना पट्टी गांव निवासी सूर्य प्रकाश यादव, चंद्रजीत यादव, आलोक यादव आदि लोगों का आरोप है कि कंपनी अनुबंध के अनुसार किसानों का भुगतान कर रही थी, लेकिन इस बार 30 मई 2024 तक का ही भुगतान किसानों का किया गया, जबकि इसके लिए कई बार तहसील पर भी किसानों द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए। अभी भी किसानों का 6 महीने का भुगतान नहीं किया गया। क्यों आंदोलन किए हैं, क्या क्या है, विरोध कर रहे हैं, क्या मामला ये बताइए। ये हम लोगों का इनसे एग्रीमेंट हुआ था, जमीन दिए है यूपी डाकटार जो है, इसमें ये लगाए थे अपना ये कंपनी, तो ये जो है इसमें हमारा इनका एग्रीमेंट था और ये एक एग्रीमेंट हमारा इनका 3 साल का हुआ था। इन्होंने कहा था कि हम आपको हर साल प्रत्येक वर्ष एग्रीमेंट बने होगा, हम एक दिन भी फादिल रहेंगे आपकी ज़मीन में तो साल भर का पैसा देंगे। जब इन्होंने शुरुआत किया था तो ये बात हम सारे लोगों से कहे थे और हम लोगों ने इनसे जो है एग्रीमेंट करवाया और ज़मीन दे दिया या रखे थे, हम लोगों को पैसा दिए। दूसरा एग्रीमेंट जब हुआ साल भर का दिए, साल भर के पैसे के लिए हम लोग मांग कर रहे थे अगली दिसंबर से। इसके लिए हम लोग तहसील दिवस पे दरख्वास्त भी दिए थे, एसओ के यहाँ जांच भी आई थी। जांच में इन्होंने कहा कि हम पैसा साल भर का देंगे, लेकिन इन्होंने 6 महीने का पेमेंट किया और आज 6 महीना पूरा हो रहा है। इसके बाद ये लोग पैसा नहीं देना चाहते और अपना ये सामान वामान लेके भागना चाहते हैं यहाँ से। एग्रीमेंट कब तक के लिए है? हमारा एग्रीमेंट है 30/11/2024 तक। 24 तक जी। तो क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कर्मचारी क्या कहते हैं आपको? नहीं, अधिकारी तो आज 6 महीने से कह रहे हैं कि आपका पेमेंट हम बना रहे हैं, पेमेंट दे देंगे, लेकिन आज तक मामला ये है कि हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट अभी 30 से आज बढ़ाकर 24 तक का हुआ, 11 नवंबर 24 का है, लेकिन हम लोगों का आज जो इनका पैसा दिया 1 साल का एडवांस महीना का देकर पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। ये लोग रात बिरात भगने के फिराक में पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। अधिकारी आ जाए, हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का पैसा आज खाते में दे दें, चाहे चेक द्वारा दे दें, अपना ये काम करें। क्या इतनी बड़ी फैक्ट्री थी लगी हुई, हट गई है यहाँ से? काफी जितने इनके बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थी, इनका जितने मशीनरी बड़े बड़े हटाए, ये सब छोटे छोटे इनके बचे हैं केवल यहाँ पर। तो किसान क्या मांग कर रहा है? किसान कर रहा है कि हमारा 6 महीने का आज पैसा दे दें, अपना काम ये आराम से करते रहे। क्या मांगे थी, क्या किस तरह की मिट्टी क्या निकालना था इसके? ये लिख करके एग्रीमेंट में दिए हैं कि हम 1.5 मिट्टी निकालेंगे, खराब मिट्टी हमने कर दिया, उसके बाहर से अच्छी मिट्टी लाएंगे, अच्छी मिट्टी ला करके डाल करके आपका कंप्लीट करके दे करेंगे। भुगतान का मिला अभी तो कितने का चाहिए भुगतान? अभी हम लोगों को 6 महीने का अब नहीं मिला है, बाकी और भुगतान मिल चुका है। ये हमारा एग्रीमेंट किए हैं जमीन का और पैसा 6 महीना का दिए हैं और साल भर का एग्रीमेंट है। हम लोग जब मांगने आते हैं तो कहते हैं 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, ऐसे ऐसे करके आज 6 महीने से जब से साल भर का एग्रीमेंट किए हैं तब से ऐसे ऐसे टाल रहे हैं। तो क्यों आप लोग क्यों यहाँ आए हैं? पैसा लेने, हम लोगों की जमीन है, पैसा दे नहीं रहे हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं। अभी जैसे एग्रीमेंट तो नवंबर तक का बचा है, तो ऐसा क्यों? नहीं तो 6वें महीना का पैसा दिए हैं ना। तो क्या डर आपको सता रहा है, क्यों आप आ गए? क्या ये क्या कंपनी जा रही क्या? हाँ, भगने वाले हैं ये लोग। हाँ, अभी तो कोई पैसा नहीं दिया ना 6 महीने का दिए हैं, 6 महीने का भी रोक। एक्चुअल में जो है इनका जो एग्रीमेंट है 30/11/2024 तक है। हमने 30 मई 2024 तक पेमेंट किया है और बाकी पेमेंट मैं जो है 1 हफ्ते के अंदर करवा रहा हूँ। किसान का बार बार आरोप है कि थाने पे भी मैटर गया, तहसील पे भी गया, पेमेंट के लिए बार बार मांग की जा रही है। पेमेंट तो डिले क्यों हो रहा है, क्या मामला है? नहीं, पेमेंट डिले नहीं है, पेमेंट अभी तो कल ही जो है 30 मई अपना जो है गया है, तो जो है हम लोग लगे हैं 1 हफ्ता के अंदर जो है पेमेंट करा देंगे किसान का। तो किसानों का आरोप है कि इसके पहले जो भी पेमेंट मिला हमको 1 साल का एक साथ मिला, अब की बार 6 महीने का पेमेंट 6 महीने का, जबकि आपके काम समाप्ति की तरफ है
और पेमेंट मात्र 6 महीने का हुआ। ऐसे में किसान को कंपनी की मंशा पर शक हो रहा है। इसके लिए किसानों ने आंदोलन किया। तो किस कारण से मात्र 6 महीने का पेमेंट हुआ? 6 महीने का पेमेंट है, रहता है पेमेंट वेमेंट का थोड़ा, इसके लिए जो है हुआ कि भाई चलो 6 महीने का। आप लोग मान भी गए थे, वो लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं माने थे। हम लोग खुद रिक्वेस्ट किए 6 महीने के ले लीजिए, बाकी फिर 6 महीने का कर देंगे। 6 महीने का हम देने को तैयार हैं। आज किसानों से वार्ता किया गया है, क्या किसान मान गए हैं कि 7 दिन के अंदर या आप 7 दिन के अंदर उनका पेमेंट करा देंगे? नहीं, हम तो पेमेंट करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसान अभी मान गए हैं कि अभी आंदोलित भी हैं, कुछ अभी जैसे आप आए हैं कुछ झिकझिक भी हुआ है, उसके बारे में बताइए। अरे वो तो किसान का अपना वो है, कुछ हर लोग एक जैसा नहीं होता है। तो दूसरा आरोप किसानों का है कि हमने उपजाऊ मिट्टी दिया था, उपजाऊ खेत की मिट्टी हमने अपना खेत दिया था और 1.5 फुट मिट्टी निकाल करके उपजाऊ मिट्टी डालने की बात थी। इस पर कंपनी क्या कह रही है? ये सब मिल बैठ के वो लोग से बतियाएंगे, जो भी है आरोप प्रत्यारोप एग्रीमेंट, उसमें जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 4 जून को पोस्टल बैलेट की मतगणना हेतु नेहरू हाल आजमगढ़ में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर कुलभूषण सिंह ने बताया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ टेबल पर होगी। प्रत्येक टेबल पर एक एआरओ प्रभारी होंगे तथा प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा 2 मतगणना सहायक रहेंगे। प्रशिक्षण में बताया गया कि सबसे पहले बड़ा लिफाफा 13 ग खोलने के बाद लिफाफे के अंदर निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र 13A को जांच करने के उपरांत वैध पाए जाने पर ही मतपत्र वाले लिफाफे 13 ख खोला जाएगा। यदि 13A निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र पर निर्वाचक के हस्ताक्षर हैं तथा घोषणा पत्र पर सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, तो 13 ख छोटा लिफाफा खोलकर मतपत्र निकालकर वैध पाए गए मतपत्रों का प्रत्याशीवार 50 के बंडल बनाए जाएंगे और गणना शीट पर नोट किए जाएंगे तथा सभी मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। तदोपरांत आरओ भी हस्ताक्षर करेंगे। पोस्टल बैलेट प्रभारी डीएसटीओ आरडी यादव ने बताया कि 69 आजमगढ़ लोकसभा में 20 गणना टेबल एवं 1 आरओ टेबल, 3 रिजर्व टेबल लगाई जाएगी तथा 68 लालगंज में 18 गणना टेबल, 1 आरओ टेबल एवं 3 रिजर्व टेबल लगाई जाएगी। सहायक प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह ने मतपत्रों को वैध एवं अवैध किए जाने संबंधी नियमों के विषय में विस्तार से बताया। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन।
डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3-व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board.